कर दो शुरू। थैंक यू। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम, मैं देख रहा हूँ इसको एनसीएफ 2005 पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। सब बहुत सी बातें हैं और एक बेहतरीन आपके लिए टॉपिक है। हम शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं। अभी कुछ बातें हम करेंगे आपसे और भी, और उसके बाद आरटीओ एनसीएफ पे क्वेश्चंस लेंगे कल। तो क्या था, ये था चलिए मैं वापस लेके आ रहा हूँ इसको, वापस 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 ओके प्यारे बच्चों, ध्यान दें, इससे पहले वाली क्लासेस में हमने आरटीई 2009 पूरा किया। आज हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005। आरटीई और एनसीएफ दोनों पढ़ने के बाद हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीएफ 2005, तो देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है एनसीएफ 2005 जो है उसका पूरा नाम, एन से बनता है नेशनल, एन से क्या बनेगा, एन से बनेगा नेशनल, एन से बनेगा नेशनल, क्या बनेगा, कौन सा कलर में ये लिखता हूं, एन से बनेगा नेशनल, सी से बनेगा करिकुलम, एफ से बनेगा फ्रेमवर्क। 2005 है ही, तो एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है। हिंदी में इसको बोलेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, या फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा। एक बेहतरीन पेडागोजी का ये टॉपिक है जिसमें गारंटी से आपकी परीक्षा में 1, 2, 3, 4 प्रश्न तक आते हैं, क्योंकि एनसीएफ की मूल भावना हर जगह पे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी। एक्चुअली है क्या इसमें, तो देखो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिससे ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है, जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात है। यानी ये ऐसा दस्तावेज है जिसमें बालकों को कैसे पढ़ाएं और क्या पढ़ाएं, किस तरह से पढ़ाएं, इस बात की चर्चा की गई है। इसलिए एक बेहतरीन दस्तावेज है साहब। ओके, दूसरी बात, हर एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा, दरअसल ये आपके सामने दिख रहा है, ये 180 पेज का दस्तावेज है। कितना बड़ा दस्तावेज है, 180 पेज का दस्तावेज है, जो बहुत ही बेशकीमती है। इसका हर लफ्ज, हर शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए सार रूप में जो महत्वपूर्ण है वो सारी चीजें मैं लेके आया हूं, तो हम उनको पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखो, पहले नंबर पे आपको यहां पे देखना है कि एनसीएफ 2005 चौथे नंबर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है। याद रखना, एनसीएफ 2005 का नंबर कौन सा है, आप बोलेंगे साहब एनसीएफ 2005 का नंबर है 4। कौन सा नंबर है, चौथा नंबर है। ध्यान रखना, सबसे पहले एनसीएफ बना था प्रथम, और प्रथम एनसीएफ बना था 1975 में। पहला एनसीएफ कब बना था, 1975 में, यह ध्यान रखना है। द्वितीय दूसरा एनसीएफ या दूसरी पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनी थी 1988 में। कब बनी थी, 1988 में। और फिर तृतीय, थर्ड एनसीएफ आया था 2000 में। कब आया था, 2000 में। और ये 2000 वाला मैं आपको बता दूं, एनसीएफएसई 2000 के नाम से मशहूर है। किस नाम से मशहूर है, एनसीएफएसई 2000 के नाम से मशहूर है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी एजुकेशन था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन 2000 वाले के नाम से मशहूर है। और फिर चतुर्थ जो है वो आया है एनसीएफ 2005, यानी चौथा है 2005। इसलिए ध्यान रखना, 2005 का नंबर कौन सा हो गया, चौथा नंबर हो गया। आपसे परीक्षा में पूछे इससे पहले कितने एनसीएफ बन गए, तो आपको बताने हैं 3 बन गए साहब। और अभी 5वां एनसीएफ प्रस्तावित है। नई शिक्षा नीति 2020 में 5वां एनसीएफ प्रस्तावित है। 2022 में प्रस्तावित था, तो अब हो सकता है डिले हुआ थोड़ा, तो हो सकता है 2023 में या 2024 में आपको एनसीएफ छठा देखने को मिले, माफ करें 5वां देखने को मिले। कौन सा देखने को मिले, 5वां देखने को मिले, 4 हो गए। एक और बात, एक शिक्षकों के लिए एनसीएफ बना था, टीचर्स के लिए एक एनसीएफ बना था। किसके लिए बना था वो एनसीएफ, वो टीचर्स के लिए बना था। ये 2009 में बना था। कब बना था,
2009 में। तो ये एक्स्ट्रा बात आप ध्यान रखेंगे, शिक्षकों के लिए एक एनसीएफ बना था जो 2009 में बना था, पर इसको हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान रखना है 2005 वाले का नंबर कौन सा है, चौथा है। और ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये आप देख सकते हैं, एक ऐसा बेहतरीन दस्तावेज है, 180 पेज है इसमें। ओके, अब हम बात करते हैं सब एनसीएफ कैसे बना, किसने बनाया। देखो बहुत सी बातें, एनसीएफ का निर्माण किसने किया, तो हम बोलेंगे एनसीईआरटी ने किया, लेकिन भूमिका बन गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, कुछ खास हुआ था 1992 में, कुछ खास हुआ था 1993 में, ठीक है। एनसीएफ 2005 निर्मितवाद की अवधारणा को फॉलो करता है। निर्मितवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, पता है ना आपको क्या है, ज्ञान का निर्माण बच्चा खुद ही करेगा, शिक्षक तो केवल फैसिलिटी देगा, विद्यालय तो केवल फैसिलिटी देंगे। तो इन बातों पे हमको गौर करना है। तो एनसीएफ 2005 का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा हम देखें तो सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है कि वो एनसीएफ 2005 चौथे नंबर की पाठ्यचर्या रूपरेखा है। इससे पहले 3 बन चुके हैं, 1975, 1988, 2000, और चौथे नंबर पे 2005, और 5वां अभी प्रस्तावित है। ओके, यहां पे ध्यान दें, शुरुआत हम करते हैं एनपीई 1986 से, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बहुत सी बातें थी, जिनमें से एक बात ऐसी है जो एनसीएफ 2005 की भूमिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है वो बात, तो ध्यान देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर बल दिया गया, किस बात पर बल दिया गया, इस बात पर बल दिया गया कि पाठ्यचर्या को, किसको, पाठ्यचर्या को भारतीय संविधान में वर्णित, पाठ्यचर्या को भारतीय संविधान में वर्णित, यानी भारतीय संविधान में एक बात कही गई है, भारतीय संविधान में वर्णित, क्या लिखा आपने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, एनपीई 1986 में इस बात पर बल दिया गया, किस बात पर बल दिया गया, इस बात पर बल दिया गया कि पाठ्यचर्या को भारतीय संविधान में, किसमें, भारतीय संविधान में, पाठ्यचर्या को भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रीय चरित्र, यानी हमारे संविधान में राष्ट्रीय चरित्र का उल्लेख किया गया कि साहब पाठ्यचर्या ऐसी हो जो बालकों में राष्ट्रीय चरित्र बना दे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पाठ्यचर्या एनपीई 1986 में इस बात पर बल दिया गया कि पाठ्यचर्या को भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण की, राष्ट्रीय चरित्र किसमें निर्माण करेंगे, बालकों में, राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात, यानी पाठ्यचर्या को इतना महत्व दिया गया है, इतना महत्वपूर्ण, महती जिम्मेदारी है पाठ्यचर्या की कि ये बालकों में कौन से चरित्र का निर्माण कर दे, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर दे, नेशनल कैरेक्टर का निर्माण कर दे। क्योंकि सबसे पहले है देश, बाकी सब है बाद में, सबसे पहले है वतन, बाकी सब है बाद में। तो बच्चों में ये वाली भावना, ये वाला कैरेक्टर कौन विकसित करेगा, पाठ्यचर्या विकसित करेगी। तो पाठ्यचर्या को ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसने दी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दी। तो ये महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे। अब उसके बाद पीओए आता है, आपको मैं बता चुका हूं आरटी में। पीओए दरअसल प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। क्या है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। और पीओए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन ही तो है। पीओए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ संशोधन के साथ इसको लागू करना ही तो है। तो ध्यान रखना, 1992 वाली कौन सी बात है, पीओए 1992, इसको कार्य योजना 1992 भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्य योजना 1992 भी बोलते हैं इसको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विस्तार भी बोलते हैं इसको। प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। क्या खास बात है पाठ्यचर्या से संबंधित इसमें, तो ध्यान देंगे। पीओए 1992 में, पीओए 1992 में याद रखना 3 तत्व हैं। एक तो है प्रासंगिकता, प्रासंगिकता, दूसरा है गुणवत्ता, और तीसरा है लचीलापन। पीओए 1992 में प्रासंगिकता, गुणवत्ता तथा लचीलेपन के तत्वों पर बल देते हुए, लचीलेपन के तत्वों पर बल देते हुए, लचीलेपन के तत्वों पर बल देते हुए, क्या देते हुए, बल देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू किया गया।
एनपीई 86 को लागू किया गया या क्रियान्वित किया गया। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको यह ध्यान रखनी है। कौन सी बात ध्यान रखनी है कि साहब 1986 की शिक्षा नीति में एक बात कही गई थी कि पाठ्यचर्या इतनी महत्वपूर्ण है, पाठ्यचर्या को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि पाठ्यचर्या बालकों में किसका निर्माण कर दे, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर दे। फिर 1986 की शिक्षा नीति के बाद इसका जो क्रियान्वयन हुआ, इसमें कुछ संशोधन हुआ, वो कहलाता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो 1992 में आया। और प्रोग्राम ऑफ एक्शन में क्या कहा गया कि साहब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ बदलाव करने हैं, लेकिन 3 तत्वों का महत्वपूर्ण इसमें रोल रहेगा। एक तो है प्रासंगिकता का मतलब कुछ ऐसे प्रोविजंस थे राजीव गांधी वाली 1986 की शिक्षा नीति में जो अप्रासंगिक हो गए थे। अप्रासंगिक जैसे मैं आपको बताऊं, कहा गया था कि हर स्कूल में कंप्यूटर का एक पीरियड लगाया जाए, कंप्यूटर का। तो आपको पता है गांव में, शहरों में, स्कूलों में एक टाइम टेबल बना दिया साहब, आदेश आ गए साहब, निदेशालय से आदेश आ गए कि हर स्कूल में 9th में, 10th में, 8वीं क्लास में बच्चों को कंप्यूटर की एक क्लास रोज दी जाएगी, तो एक कालांश कंप्यूटर का निर्धारित कर दे। अब संस्था प्रधानों ने कालांश बना दिया साहब, एक टाइम टेबल बना दिया कि साहब किसी में 4था पीरियड कंप्यूटर का है, किसी में 5वां है, किसी में 6ठा है। बना तो दिया सैद्धांतिक रूप से, लेकिन वास्तव में स्कूल में कंप्यूटर आया ही नहीं। तो जब कंप्यूटर की क्लास होती तो बच्चे दीवारों पे बैठ जाते, तो आसपास के मोहल्ले वाले सब लोग कहते कि क्या हो रहा है ये, तो बच्चे कहते सब कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो एक मखौल बन गया, एक मजाक बन गया, क्योंकि कंप्यूटर तो थे ही नहीं। अब संस्था प्रधान से बात करते लोग बाग, तो वो कहते साहब हम क्या करें, ऊपर से आदेश है कि एक कालांश कंप्यूटर का लगाया जाए। अब कंप्यूटर तो है नहीं, तो बच्चे मस्ती तो करेंगे। तो प्रासंगिक नहीं थी बहुत सी चीजें, उनको प्रासंगिक बनाया गया, गुणवत्ता का ध्यान रखा गया और लचीलेपन का भी ध्यान रखा गया। इन तीनों तत्वों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जिस दस्तावेज ने लागू किया, वो दस्तावेज कहलाता है पीओए 1992। और पीओए की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, वो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ओके, अगली बात, अब हम चलते हैं। दरअसल एनसीएफ 2005 जो बना है उसका एक आधार सूत्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एनसीएफ 2005 का एक आधार सूत्र है, यानी जिस पे एनसीएफ 2005 टिका है। और वो आधार सूत्र क्या है? वो आधार सूत्र दरअसल 1993 में यशपाल समिति ने एक रिपोर्ट दी थी, बिना बोझ की शिक्षा। कौन सी शिक्षा? बिना बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये लर्निंग विदाउट बर्डन वो आधार सूत्र है जिसपे एनसीएफ 2005 टिका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये है प्रोफेसर यशपाल शर्मा, जो 2018 में हम सबको छोड़ के चले गए। इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, बेहतरीन। इनकी बातें पढ़ेंगे हम आगे एनसीएफ में, क्या क्या है वो बातें। उससे पहले एक बात समझ लें, 1993 में इन्होंने बिना बोझ की शिक्षा की संस्तुति की। किसकी संस्तुति की? किसकी सिफारिश की? किसकी अनुशंसा की? बिना बोझ की शिक्षा, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या है लर्निंग विदाउट बर्डन? तो ध्यान से समझना। लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब है कि सब बच्चों को किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, बच्चों पे किसी प्रकार का बर्डन नहीं होना चाहिए, बच्चों को तनाव मुक्त शिक्षा दी जानी चाहिए। बहुत जगह हम पढ़ते हैं ना, जैसे सीटेट में बहुत बारी आता है कि साहब बिना बोझ की शिक्षा का क्या अर्थ है। एक ऑप्शन होता है बस्ते का बोझ कम करना। तो निश्चित रूप से ये बात गलत नहीं है, बस्ते का बोझ कम करना है, लेकिन केवल बस्ते का बोझ कम करना ही नहीं है, दूसरे जो बर्डन है बच्चे के वो भी तो कम करने। किस बात के बर्डन है? तो बच्चे को होमवर्क का बर्डन है, हटा दो। बच्चे को रोज स्कूल जाने का बर्डन है, तनाव है, हटा दो। बच्चे को फेल होने का तनाव है, डर है, हटा दो, फेल मत करो। बच्चे को परीक्षा देने का तनाव है, परीक्षा मत दो। बच्चे को पनिशमेंट का तनाव है, मेंटल हरासमेंट का तनाव है, मत दो। यानी बच्चे को किसी भी प्रकार का तनाव नहीं देना है। बच्चे को अनुशासन में बांध के रखने का तनाव है, हटा दो। बच्चे को औपचारिक पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, बाहर भेज दो। तो इस तरह से बिना बोझ की शिक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो बच्चे को तनाव मुक्त शिक्षा देने की वकालत करती है। ये प्रोफेसर यशपाल की एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, जो एनसीएफ 2005 का क्या बना? आधार सूत्र बना। ओके, अब चलते हैं आगे। अब देखिए बस्ते का बोझ, कितना बर्डन, कितना टेंशन, कितनी तनाव, किस तरह से बच्चे घुटे घुटे से बैठे हैं क्लासरूम में। प्रोफेसर यशपाल कहते हैं कि बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकाल दो। बताएंगे इनकी कुछ बातें हम अभी। तो ये तनाव वाली बातें, ये तनाव वाली शिक्षा है। और प्रोफेसर यशपाल कहते हैं कि इस शिक्षा को खत्म करना है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, हमको तनाव मुक्त शिक्षा बच्चों को देनी है। 1993 में उनकी रिपोर्ट आई थी, जो एनसीएफ 2005 का आधार सूत्र बन गई। ओके, अब अगली महत्वपूर्ण बात देखो। प्रोफेसर यशपाल ने 1993 में बिना बोझ की शिक्षा की संस्तुति की। ओके,
प्रोफेसर यशपाल को एक काम और दिया गया था, और वो था NCFSE 2000, जो चौथी पाठ्यचर्या थी ना, NCFSE 2000, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी समीक्षा के लिए वापस यशपाल समिति गठित की गई थी। इसकी समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? यशपाल समिति गठित की गई थी। और ध्यान देंगे, इस यशपाल समिति में कुल 38 सदस्य थे। कितने थे? 38 सदस्य थे, 38 मेंबर्स थे। ध्यान रखना, अगर परीक्षा में आपको पूछें यशपाल समिति में कितने सदस्य थे, तो हम बोलेंगे 38 सदस्य थे। इनमें 3 NCERT के सदस्य थे, तो 35 + 3 NCERT के सदस्य और 35 ये, तो कुल 38 सदस्य थे। लेकिन अगर आपको पूछ रहे हैं NCF 2005 की स्टीयरिंग कमेटी में कितने मेंबर हैं, तो याद रखना, स्टीयरिंग कमेटी में तो मेंबर होंगे, स्टीयरिंग कमेटी में मेंबर होंगे 35। स्टीयरिंग कमेटी में कितने मेंबर होंगे? 35। याद रखना 35। और यशपाल समिति में कितने मेंबर हैं, तो आएंगे 38, क्योंकि 3 वो भी जुड़ जाएंगे। इसलिए याद रखना 38B और 35B। अगली महत्वपूर्ण बात सुन लें आप कि NCFSE 2000 की समीक्षा के लिए कौन सी समिति बनी? यशपाल समिति बनी साहब। NCF 2005 में यशपाल समिति के अलावा भी कुछ हुआ। वो क्या हुआ? तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यशपाल समिति के अलावा पूरे देश में 21 फोकस समूह, फोकस ग्रुप्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश में कितने फोकस समूह बनाए गए? 21 फोकस समूह बनाए गए। फोकस समूह क्या होते हैं? आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कौन कौन से क्षेत्रों की बात की जाएगी, तो एम्स शिक्षा के लक्ष्य क्या होंगे, ठीक है, करिकुलम के रिफॉर्म्स क्या होंगे, पाठ्यचर्या में बदलाव करेंगे, सुधार क्या क्या होंगे, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और किताबों में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, तो ये भी एक ग्रुप बना। टीचर्स एजुकेशन फॉर करिकुलम, पाठ्यचर्या के लिए शिक्षकों को किस तरह से हम एडुकेट करें, करिकुलम रिन्यूअल, पाठ्यचर्या में जो बदलाव कर रहे हैं उसके लिए टीचर्स को भी तो एडुकेट करना जरूरी है, उनको शिक्षित करना जरूरी है। परीक्षा में क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं, इसी तरह एजुकेशन टेक्नोलॉजी नई कैसे यूज की जा रही है, क्या बदलाव हुए हैं। तो एक फॉर एग्जांपल है कि साहब ये 6 फोकस ग्रुप हैं, लेकिन वास्तव में टोटल फोकस ग्रुप कितने थे? 21 फोकस समूह थे। कितने थे? 21 फोकस समूह थे। तो यशपाल समिति हो गई एक। तो एक यशपाल समिति के अलावा कितने फोकस समूह बने? 21 फोकस समूह बने पूरे देश में। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के परीक्षा बोर्ड, हर राज्य का परीक्षा बोर्ड होता है ना, जैसे राजस्थान का परीक्षा बोर्ड है RBSE, हरियाणा परीक्षा बोर्ड है, दिल्ली परीक्षा बोर्ड है, यूपी परीक्षा बोर्ड है, तो विभिन्न राज्यों के परीक्षा बोर्ड्स हैं। उसके अलावा केवी वाले बोर्ड हैं, केंद्रीय विद्यालय वाले हैं। उसके अलावा विभिन्न राज्यों के शिक्षा सचिव, एजुकेशन सेक्रेटरीज, हर राज्य में शिक्षा सचिव होते हैं जो शिक्षा मंत्री को सलाह देते हैं या देश में राज्य में उसकी शिक्षा के लिए मॉनिटरिंग करते हैं, डायरेक्ट निर्देश देते हैं। शिक्षाविदों का मतलब है शिक्षा के जानकार लोग, शिक्षा के विद्वान। NCERT के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हो, ध्यान देंगे, NCERT के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 5वां शिलोंग बना था 1995 में, और ये 4 जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं ये कब बने थे? ये 1963 में बने थे। NCERT बनी थी 1961 में। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ NCERT 2009 में। तो 5 जो क्षेत्रीय कार्यालय, 5 ने भी अपनी राय दी थी। पहला है अजमेर में, कहां पे है? अजमेर में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का। दूसरा मध्य भारत का भोपाल में है। तीसरा मध्य पूर्व भारत का, सेंट्रल ईस्ट इंडिया का भुवनेश्वर में है। और दक्षिण भारत का मैसूर में है। और 5वां नॉर्थ ईस्ट का शिलोंग में है। तो NCERT के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हो गए? रीजनल ऑफिसेज हो गए 5। इन 5 ने अपनी रिपोर्ट दी, अपनी राय दी। इसके अलावा आम जनता ने भी अपनी राय दी। तो आम जनता से भी विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद NCF 2005 को मंजूरी मिली। तो आप सोच सकते हैं कितनी कवायद की गई थी NCF 2005 बनाने से पहले, क्या क्या हुआ था। एक तो 2000 NCFSE 2000 वाली पाठ्यचर्या रूपरेखा की समीक्षा के लिए यशपाल समिति बनी थी। वापस कौन सी समिति बनी थी? यशपाल समिति बनी थी। तो यशपाल समिति तो है ही, प्रोफेसर यशपाल NCF के भी अध्यक्ष रहेंगे, ध्यान रखना। यशपाल समिति बनी। यशपाल समिति के अलावा पूरे देश में कितने फोकस समूह बने? 21 फोकस समूह बने। कितने फोकस समूह बने? 21। याद रखना, फिगर 21 फोकस ग्रुप्स। इसके अलावा NCERT के 5 क्षेत्रीय कार्यालय, कितने क्षेत्रीय कार्यालय? 5 क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, भोपाल, मैसूर, भुवनेश्वर और शिलोंग, इन्होंने इसमें भाग लिया। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के परीक्षा बोर्डों ने भाग लिया। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के शिक्षा सचिवों ने इसमें भाग लिया, अपनी राय दी। इसके अलावा शिक्षाविदों ने और आम जनता ने भी अपनी राय दी। आप बोलेंगे साहब हमसे तो राय मांगी नहीं गई। बिल्कुल मांगी गई थी, पर आप अवेयर नहीं थे। आपने देखा ना, अभी नई शिक्षा नीति 2020 जब आ रही है, लागू हो रही है,
तो इससे पहले कितने बार अखबारों में, पेपर में, जगह जगह सूचनाएं आती थी कि आप अपनी राय दे सकते हैं, इस नंबर पे टोल फ्री नंबर है, या इस वेबसाइट पे, या यहाँ मेल करके आप अपनी राय दे सकते हैं। तो आम जनता राय देती है साहब, उसकी राय के मायने भी होते हैं। तो ये सारे काम हुए थे और उसके बाद एनसीएफ 2005 को क्या मिली थी? मंजूरी मिली थी। ओके, अगली बात, अगली महत्वपूर्ण बात है एनसीएफ 2005 की संचालन समिति। ध्यान रखना, स्टीयरिंग कमेटी की बात आए, संचालन समिति की बात आए तो उसमें 35 मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर्स होंगे? 35। यशपाल समिति में कितने मेंबर्स हैं? तो 38 होंगे। तो ध्यान रखना, स्टीयरिंग कमेटी की बात हो रही है, 35 सदस्यों वाली बात हो रही है, तो उसमें राजस्थान के श्री रोहित धनखड़ भी हैं। कौन है? राजस्थान के रोहित धनखड़ भी हैं। और कुल मेंबर कितने हैं? 35। 3 एनसीईआरटी वाले जोड़ेंगे तो यशपाल समिति में हो जाएंगे 38। ओके, दूसरी बात, एनसीएफ 2005 को 22 भाषाओं में, यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं सब में अनुवादित किया गया है। तो कितने भाषाओं में अनुवादित किया गया? 22 भाषाओं में। और एनसीएफ 2005 17 राज्यों में लागू है। कितने राज्यों में? 17 राज्यों में लागू है। तो ये भी एक फिगर याद रखना, 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और एनसीएफ 2005 कितने राज्यों में लागू है? 17 राज्यों में लागू है। अगली बेहद खास बात, एनसीएफ 2005 में कुल 5 अध्याय हैं। याद रखना, हमने बात करी थी आरटी 2009, आपको पता है आरटीई 2009 में कितने अध्याय थे? मेरे सब बच्चे जानते हैं, आरटी 2009 में कुल 7 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 7 अध्याय थे। और कितनी धाराएं थी? 38 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 38 धाराएं थी। ये बात थी आरटी 2009 की। एनसीएफ 2005 में कितने अध्याय हैं? कुल 5 अध्याय हैं। तो ऐसी बात पूछी जा सकती है, याद रखना, आरटी में 7 अध्याय और एनसीएफ 2005 में 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। और ये 5 अध्याय आपके सामने हैं। पहला अध्याय है, ये 5 अध्याय आपके सामने हैं। पहला अध्याय है, वैसे देखिएगा, पहला अध्याय है परिप्रेक्ष्य। पहला अध्याय क्या हो गया? परिप्रेक्ष्य है। हर अध्याय में कुछ अलग अलग चीजें हैं, तो इतना डिटेल में तो आपको खैर नहीं पूछेंगे, पर मोटे तौर पे 5 अध्याय आपको ध्यान में होने चाहिए और 5 के नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। पहला अध्याय है परिप्रेक्ष्य, दूसरा अध्याय है सीखना और ज्ञान, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। तीसरा अध्याय है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, पाठ्यचर्या के क्षेत्र। चौथा अध्याय है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। और 5वां अध्याय है व्यवस्थागत सुधार। तो याद रखना, एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं साहब। अगली खास और बेहद महत्वपूर्ण बात, और वो ये है एनसीएफ 2005 की शुरुआत। देखो, एनसीएफ 2005 की शुरुआत ही ऐसी चीज से की गई है कि आप समझ सकते हैं कि उस 180 पेज के दस्तावेज में क्या क्या होगा। तो ध्यान दें, एनसीएफ 2005 की शुरुआत की गई है एक निबंध से, और वो निबंध है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का। निबंध का नाम भी आपको ध्यान रखना है, निबंध का नाम है कल्चर एंड सिविलाइजेशन, निबंध का नाम है सभ्यता एवं प्रगति। और इस निबंध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के एक कोट को उद्धृत किया गया है, उनका एक स्टेटमेंट लिया गया है, उनका एक उद्धरण लिया गया है जो बहुत ही शानदार है। क्या है? एनसीएफ 2005 की शुरुआत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध, और निबंध का नाम क्या है? सभ्यता एवं प्रगति। निबंध का नाम क्या है? सभ्यता एवं प्रगति। और इसके इस उद्धरण से एनसीएफ 2005 की शुरुआत की गई है। क्या उद्धरण है? 2 शब्द याद रखना, एक है सृजनात्मकता। कौन सा? सृजनात्मकता। और दूसरा है उदार आनंद। यानी गुरुदेव ये कहते हैं कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी हैं। क्या है? बचपन की कुंजी हैं, किंतु ना समझ वयस्क संसार द्वारा इनकी विकृति का खतरा है। बहुत ही बेहतरीन बात है। ना समझ वयस्क संसार द्वारा किस बात का खतरा है? इनकी विकृति का खतरा है। मतलब ये कि गुरुदेव कहते हैं कि साहब बचपन की 2 की हैं, बचपन की 2 की हैं दरअसल। एक तो है क्रिएटिविटी। क्या है? क्रिएटिविटी। और दूसरी बचपन की है जेनरस जॉय। जॉय